हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद सर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। तो आप सभी को याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन है इसके पहले वाले सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोगों को इस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, कैन यू थिंक ऑफ द advantages of writing on a hard surface and what could have been the difficulties। तो बोला जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि ये जो लोग हम लोगों ने ये तो इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर ही रखा है कि इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट किसे कहते हैं। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है उन्हें हम लोग सॉफ्ट सरफेस में एक तरह से लिखते हैं, जैसे कि पाम लीव्स हो गई, और इंस्क्रिप्शन जिसे हम लोग हार्ड सरफेस में लिखते हैं, जैसे कि स्टोन्स हो गए, स्टोन पत्थर हो गई, दीवारें हो गई, उसके ऊपर हम लोग लिख देते हैं। अब पेन से नहीं, उसे खोद के, जैसा आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हो वैसा। तो इसमें ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसका कोई एडवांटेज है क्या कि पत्थरों में लोग हार्ड सरफेस में लोग लिख देते थे पहले के लोग, तो क्या इसका कुछ एडवांटेज मिलता था या इसमें कुछ डिफिकल्टी आती थी कि नहीं आती थी। तो इसका इसका जो एकदम आंसर होगा वो यहाँ पे लिखा, उसे हम लोग रीड करते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। अगर वैसे हम लोग अपने मन से बताएं तो देखिए, अगर ये बुक की छोड़ करके अगर हम लोग अपने से बताएं कि वो लोग क्यों लिखते थे, तो कुछ ऐसे कि जो लोग थे पहले के वो हार्ड स्टोन हार्ड सरफेस में लिखना इसलिए पसंद करते थे ताकि क्योंकि देखो, अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उन्हें क्या सॉफ्ट सरफेस जैसे कि पाम लीव्स हो गई, पेजेस हो गए, उनमें लिखा जाता था, और वो सब क्या काफ़ी सारी डिस्ट्रॉय हो गई हैं, और काफ़ी सारी डिस्ट्रॉय हो गई, काफ़ी सारी जो इंसेक्ट्स हैं उन्होंने खा ली है। तो इसलिए जो लीव्स हैं उन्हें तो एनिमल्स खा जाते हैं, तो जो लीव्स थी उसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, वो सब कौन एनिमल खा गए। तो ये तो मैन्युस्क्रिप्ट हो गई। और अगर पत्थर में लिखेंगे तो पत्थर तो कोई खाएगा नहीं, और काफ़ी बड़ा पत्थर होगा तो कोई खा नहीं पाएगा, ना कोई यहाँ से वहाँ ले जाएगा, और ना ही उसकी डिज़ाइन चेंज होगी। अगर जैसे पाम लीव है, उसमें अगर आपने लिखा पेन से और उसके बाद अगर उसमें थोड़ा सा भी पानी गिर गया तो क्या वो सब फैल जाएगा, तो वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर पत्थर में लिखेंगे कुछ भी, उसमें गड्ढा कर करके खोद के, तब तो वो चाहे उसमें जितना पानी, उससे बारिश में रख दीजिए, वो ख़राब नहीं होने वाला है। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते होंगे, इम्पोर्टेंट राइटिंग होती होंगी, वो सब हार्ड सरफेस में लिख दी जाती होंगी ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो सके। ये ऐसा मैं बता रहा हूँ, ऐसा मेरा कहना है, ठीक है। तो आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर अपने मन से दीजिएगा, ये बुक से मत लीजिएगा। देयर वर मैनी अदर थिंग्स that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. They study the remains of buildings made of stones and brick, painting and sculpture. They also explore the exhibit, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments, and coins. Some of these objects may be made of stone, other of bone, baked clay, or metal. Objects that are made of hard, imperishable substance usually survive for a long time. तो क्या कहा जा रहा है कि ये सब जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो कि हमें पास्ट में मिली हैं, तो इसे क्या कहते हैं कि जो पास्ट की बहुत सारी चीज़ें जिसे हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं, जैसे इंस्क्रिप्शन हो गया, मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गई, और भी जैसे पुराने टाइप के पॉट्स हो गए, व्हील हो गए, सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा। तो ये सब हमें ये सारी चीज़ें पास्ट की हैं, अतीत का बहुत पीछे की हैं, बहुत पुरानी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जो हैं इन्हें जो पढ़ते हैं, मतलब कि
जो इसके ऊपर स्टडी करते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर, उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे कि अगर कोई मेडिकल में पढ़ाई कर रहा है तो उसे डॉक्टर कहते हैं। अगर वो जब टेस्ट निकाल देता है तब उसको डॉक्टर कह देते हैं। कोई इंजीनियर कर रहा है तो वैसे ही अगर कोई पास्ट की चीज़ों ऊपर पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो उसे हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। वो सब किसके किसके ऊपर पढ़ाई करते हैं, मतलब कि जैसे पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, स्टोन हो गए, ब्रिक हो गई, पेंटिंग हो गई, स्कल्पचर हो गए, इन सब के ऊपर क्या वो लोग स्टडी करते हैं और जानते हैं कि कितने साल पुराना होगा, कब का बना होगा, किसने बनाया होगा। ये सब कौन, आर्कियोलॉजिस्ट ही क्या फाइंड करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ही क्या इनके ऊपर स्टडी करते हैं। और ये उनको ऐसा तो है नहीं कि यहाँ रास्ते में जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, सामने मिली बिल्डिंग, उन्होंने इसके ऊपर स्टडी करी, पता चला ये तो 2500 साल पुरानी है, ये तो बहुत पुरानी, चलो खोज हो गई। ऐसे नहीं, वो लोग कैसे एक्सकेवेट करके मतलब कि जो ज़मीन है उसमें गड्ढा करके उस ज़मीन को खोद के नीचे तक खोद के नीचे तक जाते हैं, उनके बाद बिल्डिंग दिखती है। अब आप लोग सोचोगे ये सब बिल्डिंग नीचे क्यों चली जाती है। अब देखिए, अब क्या होता है कि जो ग्राउंड है वो हमारा हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर मिट्टी लाई जाती है। जैसे कि अब आपका घर है, आपके घर के बराबर की बिल्कुल रोड है, मतलब कि जैसे आपका घर है उसका मेन डोर के सामने बिल्कुल बराबर में रोड है आपके घर के आगे। और फिर जब आप बड़े हो जाओगे तो आप देखोगे कि जो रोड है वो आपके घर से बड़ी हो गई। मतलब कि जो आपका मेन गेट है वो पहले रोड के बराबर आता था, लेकिन अब क्या है कि जो मेन गेट है उससे ऊपर चली गई रोड। तो क्या होता है कि ये जो रोड है वो क्या ऊपर उठ रही है। तो ये कैसे, तो ऐसे ही क्या होता है, ये 2500 साल पुरानी है, तो यहाँ मिट्टी आती गई, बिल्डिंग्स बनती गई, फिर इनके ऊपर मिट्टी डाल दी गई, फिर बिल्डिंग्स बनने लगी। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि जो हमारा ग्राउंड है वो काफ़ी ऊपर तक चला गया, और जो वो लोग रहते थे वो पहले काफ़ी नीचे रहते थे। तो इसलिए वो लोग क्या गड्ढा खोद खोद के वो लोग क्या जो बिल्डिंग्स है, पुराने पुराने स्कल्पचर्स है, स्टोन्स है, ब्रिक्स है, पेंटिंग्स है, उन्हें क्या निकालते हैं। और ये जो गड्ढा है, ये गड्ढा करने के और क्या क्या कारण है, ताकि ये क्या जो टूल्स है पुराने समय के उन्हें खोद सके, हथियार को खोद सके, जो पॉट्स होते हैं उन्हें खोद सके, पैन्स, ऑर्नामेंट्स और कॉइन्स, इन सबको भी क्या गड्ढे खोद खोद के ही वो क्या करते थे, निकालते थे। फिर आप लोग सोचते होंगे कि इनको पता कैसे चलता होगा कि इसी जगह क्या कॉइन गड़े हुए, इस जगह पॉट्स गड़े हुए। तो वो सब क्या इनकी स्टडी होती है, वो हर जगह गड्ढा खोदते रहते हैं, पूरा खोदते खोदते चलते हैं, जहाँ उनको कुछ मिल गया कहते हैं वाह देखो मिल गया। तो बस वैसे ही सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी made of stone, others of bones, baked clay or metal. Objects that are made of hard imperishable substance usually survive for a long time. तो अब यहाँ पर क्या आंसर लिखा हुआ है कि जो लोग थे वो हार्ड स्टोन में, हार्ड सरफेस में इसलिए लिखते थे क्योंकि जो मेटल हो गया या हार्ड सब्सटेंस हो गया, ये सब क्या बहुत लॉन्ग टाइम तक क्या सरवाइव कर लेता है, और जो सॉफ्ट सरफेस है उतना ज़्यादा टाइम के लिए सरवाइव नहीं कर पाता है। अब जैसे आप इसे देख लीजिए, आपकी एक कॉपी है, आपने उसको क्या आपने छत में रख दी। अब क्या हुआ कि रात को आप शाम को पढ़ रहे थे, रात में आप अपनी नोटबुक वहीं पे भूल गए, और रात में हो गई बारिश। जब आप सुबह जाग के देखा कि पूरी कॉपी तो गई, खराब हो गई, उसके तो हिस्से हो गए 2-3। तो क्या होता है कि जो कॉपी थी वो तो हमारी सॉफ्ट सरफेस थी, यानी कि जैसे पाम लीव सॉफ्ट सरफेस, तो वो क्या खराब हो गई। लेकिन अगर आपने वही काम क्या स्टोन में लिखा होता, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, और उसको आप बारिश में छोड़ दीजिए, नदी में डाल दीजिए, कहीं भी फेंक दीजिए, वो क्या वो सेफ रहेगा, वो जो पत्थर है वो सरवाइव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी हार्ड सब्सटेंस के बने रहते हैं वो सब क्या लॉन्ग टाइम के लिए क्या सरवाइव कर लेते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू
to find out what people ate in the past. Plant remains survive for far more rarely. If seeds of grain or pieces of wood have been burnt, they survive in a charred form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? Historians, that is, scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscription, and archaeology. Once sources are found, learning about the past become an adventure. As we reconstruct it bite by bite, so historians and archaeologists are likely detectives who use all these sources like clues to find out about our past. तो क्या होता है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है, ये सब क्या जो बोन्स हो गई एनिमल्स की, जैसे बर्ड और फिश की है, इन्हें भी क्या फाइंड करते हैं और पता लगाते हैं कि जो पीपल थे पास्ट के अर्ली पीपल, वो लोग खाते क्या क्या थे, और जो प्लांट है, जो रिमेन्स हो गए, जो सर्वाइव कर सके बहुत रियरली, बहुत पुराने, उनकी जो सीड्स हो गई, ग्रेन्स हो गई, पीस ऑफ वुड्स हो गई, वो सब क्या बर्न्ट यानी जला या सरवाइव करा। फिर इसमें बोला जा रहा है कि डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट। फिर बोला जा रहा है कि जो क्लोथ है, कपड़े हैं, वो क्या आर्कियोलॉजिस्ट ने फ्रिक्वेंटली फाउंड कर लिए थे। तो क्या है कि जो हिस्टोरियंस थे, जो कि इसके ऊपर क्या पढ़ाई करते थे, वो सब क्या हर एक चीज़ को क्या कहते थे, एक वर्ड दे देते थे, सोर्स। सोर्स उन लोग क्यों दे देते, जो एक वर्ड होता है, हिस्टोरियंस जो क्या करते हैं कि जो भी चीज़ उन्हें मिलती है, जिनकी वजह से वो पास्ट को जान पाते हैं, उसे वो लोग क्या सोर्स कह देते हैं। और सोर्स क्यों कहते हैं, किनको किनको कहते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन कोई उनको मिली किससे, मैन्युस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से या आर्कियोलॉजी से, वो लोग क्या सोर्स कर देते हैं। तो उनको क्या एक सोर्स फाइंड हुआ था कि अपने पास्ट के बारे में जानना और एडवेंचर एज वी रिकॉन्स्ट्रक्ट इट बाइट बाई बाइट, बिट बाई बिट। तो क्या है कि उन्हें हर एक बिट बाय बिट, हर एक बिट में क्या उन्हें जो सोर्स मिल रहे थे, ताकि वो क्या पास्ट के बारे में जान सके। इसलिए जो हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट है, वो सब क्या डिटेक्टिव की तरह रहते हैं, यानी कि हर एक चीज़ को क्या सोर्स मानते हैं, एक बाइट ऑफ बाइट को भी क्या वो लोग सोर्स मानते हैं, और हर एक चीज़ को लेकर के पुरानी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तभी उनको क्या एक तरह से डिटेक्टिव भी कहते हैं। डिटेक्टिव का काम क्या होता है कि वो पता लगाता है, हर एक छोटी सी छोटी सुराख को, छोटे से छोटे क्लू को पता करता है, और उनको जो भी केस होता है उसे सॉल्व करता है। जो कि कैसे हर एक छोटे छोटे क्लू को फाइंड करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, और अपने पास्ट के बारे में हमें बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक था हमारा, ये तो ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वन पास्ट और मैनी, इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Did you notice the title of this book, Our Past? We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. For example, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftspersons, and so on. Also, as I true even today, people follow different practices and customs in different parts of the country. For example, today most people living in the Andaman Islands get their own food by fishing, hunting, and collecting forest produce. By contrast, most people living in cities depend on others for supplies of food. Difference such as these existed in the past as well. तो क्या कहा जा रहा है कि इस हेडिंग का मतलब पहले समझते हैं। वन पास्ट और मैनी, कहा जा रहा है कि हमारा एक पास्ट है या कई सारे पास्ट हैं। तो क्या है कि जो हमारी बुक है, जो हमारी यही बुक है हिस्ट्री, क्लास 6 हिस्ट्री की, तो इस बुक का टाइटल क्या है, आर पास्ट,
या आप इधर स्पेलिंग देखिए PAST पास्ट की स्पेलिंग होती है, लेकिन इसमें S भी लगा है, यानी कि कई सारे प्लूरल फॉर्म हो गए तो पास्ट का। तो यानी प्लूरल फॉर्म मतलब कि एक से ज़्यादा, क्या हमारे 2 पास्ट, 3 पास्ट या 4 पास्ट हैं। तो कहा जाता है, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए जो पास्ट में क्या कहा जाता है कि अभी हम लोगों ने क्या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स के बारे में समझा, ठीक है। अभी हम लोग अर्ली पीपल्स के बारे में समझ रहे थे, फिर हमने क्या मर्चेंट्स, जो किंग्स हो गए, क्वींस हो गए, मर्चेंट्स हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गए। तो इसका कहने का ये मतलब है कि जो लिविंग है, जो लाइफ है, जो जिंदगी थी तब राजा महाराजा की, वो अलग थी, और जो जिंदगी थी हर्डर्स, फार्मर्स की, किसानों की, वो जिंदगी अलग थी, और जो व्यापारी हैं उनकी तब जिंदगी अलग थी, और जो क्राफ्ट पर्सन है उनकी तब अलग रहन सहन था। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि ऐसे ही जो क्राफ्ट पर्सन हो गए, इनकी अलग अलग जिंदगी, मतलब कि इनके लाइवलीहुड कैसा था, इनका लाइवलीहुड वो सब क्या अलग, रहन सहन। इसीलिए क्या कहते हैं कि जो और ये सब जो हैं, ये सब क्या डिफरेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि डिफरेंट प्रैक्टिसेस और कस्टम्स को फॉलो करते थे डिफरेंट पार्ट्स में। इन जैसे कंट्री है, अभी हमने मैप में पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में कि इस जगह सुलेमान और कीर्तर हिल्स में कोई मतलब कि जैसे समझ लीजिए जो सुलेमान और कीर्तर हिल्स है, वहाँ एक फार्मर रहता है और वो कुछ अपनी अलग अलग प्रैक्टिसेस करता है, ठीक है। और वहीं पे गारो हिल्स में एक क्वीन, एक किंग रहता है, ठीक है, और वो अलग अलग प्रैक्टिसेस करता है। और तभी जो विंध्यास है वहाँ पर एक मर्चेंट रहता है और वो अलग अलग प्रैक्टिसेस करता है। और तब एक नर्मदा रिवर के बगल में एक क्राफ्ट पर्सन रहता है, वो अलग अलग अपने काम करता है, अपना अलग ढंग से रहता है। तो क्या कहा जा रहा है कि जो फार्मर है उसका जो पास्ट है वो अलग है, किंग का पास्ट अलग है, क्राफ्ट पर्सन का पास्ट अलग है, मर्चेंट का पास्ट अलग है। तो इसलिए यहाँ पर पास्ट का यूज ना करके पास्ट का यूज करा जाता है। अब जैसे कि एग्जांपल ले लिया जाए कि जैसे आपको पता होगा हमारे जो इंडिया है उसमें 28 स्टेट्स और 8 यूटीज है, जिनमें क्या एक अंडमान और निकोबार आइलैंड्स भी हैं। तो जो अंडमान है और निकोबार है, ये दोनों अलग अलग आइलैंड हैं, लेकिन ये लोग पास में तो लोग एक साथ बोल देते अंडमान निकोबार। अंडमान नहीं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो जो अंडमान आइलैंड है वहाँ पे क्या होता है कि जो अंडमान आइलैंड्स है वहाँ पे अभी भी वो लोग रहते हैं, अर्ली पीपल्स नहीं, अभी भी हमारे जैसे लोग रहते हैं, लेकिन वो हमारी तरह नहीं। वो लोग क्या फिश को क्या करते हैं, वो फिश को मारते हैं और उन्हें खाते हैं। तो क्या हुआ, तो क्या कहते हैं, कहने का ये मतलब है कि जो हमारी हिस्ट्री है वो हमारी हिस्ट्री, हमारा पास्ट अलग है, और जो वो लोग जो कि अंडमान आइलैंड्स में रहते हैं वो उनकी इनका जो हिस्ट्री, इनका जो पास्ट है वो क्या, वो अलग है। तो इसलिए हम लोग क्या ये टर्म यूज करते हैं। और कैसे कर लें, जैसे कि जो अंडमान निकोबार के जो पीपल्स हैं वो क्या फिश पर डिपेंड है अपने खाने पीने के लिए, वो एनिमल्स का। और हम लोग क्या जो फूड सप्लाई होता है, जो सब्जी मंडी में सब्जी आती है, वेजिटेबल्स आती है, फ्रूट्स आते हैं, हम लोग उनके ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए यहाँ पर क्या पास्ट का यूज ना करके PASTS का यूज करा गया है, ताकि बहुत सारे अलग अलग पास्ट अलग अलग लोगों के दर्शाए जा सके। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as fishing folk, gatherers, farmers, or herders did not keep records of what they did, while archaeology helps us to find out about their lives. There is much that remains unknown. तो क्या कहा जाता है कि जो किंग थे, पहले के जो राजा महाराजा थे, वो सब क्या जितनी बैटल्स लड़ते थे, जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ते थे, उन्हें क्या करते थे, जितनी भी लड़ाई लड़े और जितनी लड़ाइयाँ जीते, उनको क्या करते थे वो लोग, जो हार्ड स्टोन है जिन्हें इंस्क्रिप्शन कहते हैं, तो
अब हम लोग बार बार उसे हार्ड सरफेस, हार्ड स्टोन नहीं कहेंगे, हम लोग टर्म का यूज करेंगे क्या, इंस्क्रिप्शन। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इंस्क्रिप्शन, मैन्युस्क्रिप्ट्स और आर्कियोलॉजी। तो हम लोग अब इन 3 टर्म का यूज करेंगे। तो जो किंग्स थे, जो अपनी जो लड़ाइयाँ लड़ते थे, उन सबको क्या इंस्क्रिप्शन करवा देते थे, इंस्क्रिप्शन में लिखवा देते थे। तो ताकि उससे क्या होता था कि वो काफ़ी वो उनकी हिस्ट्री थी कि इन्होंने यहाँ पे लड़ाई करी और एक ही बार में राजा को मार दिया, एक ही दिन में ये लड़ाई जीत गए। तो ये सब क्या, ये अच्छी बात है किंग के बारे में कि किंग की भाई इज्जत हो रही, मतलब कि किंग की भाई पॉपुलैरिटी बढ़ रही। तो किंग ने इंस्क्रिप्ट करा दिया, इंस्क्रिप्शन करा दिया उसका, और उसे पहाड़ या पत्थर में लिख करके रखवा दिया। और जो इंस्क्रिप्शन है वो तो लॉन्ग पीरियड तक सर्वाइव ही कर जाते हैं, तो क्या वो हम तक पहुंच चुके हैं। लेकिन जो फार्मर्स हो गए, हर्डर्स हो गए, और जो फिशिंग फोक हो गए, हंटर्स हो गए, ये सब नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी क्या, कि जो फार्मर्स है वो बोलेगा आज मैंने जो फील्ड से प्लो करा, और जो हंटर है वो बोलेगा आज मैंने एक चिड़िया को मारा। तो ऐसा करने में वो सब लोग अपना ये जो इंस्क्रिप्शन है या मैन्युस्क्रिप्ट्स है, ये सब नहीं करवाते थे। क्यों? क्योंकि ये सब अपने रिकॉर्ड्स पुराने लिखते ही नहीं थे। तो इसकी वजह से इनके रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं आ सके, और इनकी लाइवलीहुड जो है वो हमसे अभी तक मानिए कि वो अननोन ही है। तो ये जो टॉपिक था ये तो ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट डू डेट्स मीन। तो चलिए इसे भी हम लोग इसी वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं। If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year 2000 and something. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 means 2000 years after birth of Christ. All dates before the birth of Christ are counted backward and usually have the letter BC before Christ and on. In this book, we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point. तो क्या कहा जा रहा है कि ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो इसमें क्या, तो इसमें कुछ टर्म्स का यूज़ करा गया, जैसे बीसी हो गया। और ये सब क्या होता है कि जो डेट्स है उनमें क्या कहा जा रहा है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा 2000 बीसी तक क्या था कि जो लोग हैं वो हंटर गैदर्स थे, नर्मदा वैली के पास रहते थे। तो ये सब क्या है कि इनका मतलब ये है बीसी, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट कौन है? क्राइस्ट हैं जिन्होंने, जो आप लोग जानते होंगे एक रिलीजन है क्रिश्चियन रिलीजन, क्रिश्चियनिटी। तो उसमें क्या है कि जो क्रिश्चियनिटी है ये जो जीसस क्राइस्ट हैं इन्हीं ने क्या बनाया था, और ये जीसस क्राइस्ट ही क्या क्रिश्चियनिटी के क्या है, फाउंडर हैं। तो क्या कहा जाता है कि ये जो पढ़ाई, जो भी ये सब जितना भी ये सब चीज़ें हैं, ये क्या, ये सारी चीज़ें बीसी और मतलब कि जो बिफोर क्राइस्ट है, मतलब कि जो क्राइस्ट है इन्हीं के नाम पे रख दी गई। जैसे कि बीसी आ जाए, जैसे 2000 बीसी, बीसी मतलब कि बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले। यानी कि अगर बोला जाए कि आप जैसे बिफोर क्राइस्ट 2000 बीसी, यानी 2000 बिफोर क्राइस्ट। यानी कि जैसे जो एग्जांपल के लिए जो क्राइस्ट हैं वो पैदा हुए 2020 में, तो 2020 के 2000 बीसी, यानी कि 2000 में क्या मतलब कि जो 2020 है उसमें 2000 साल पहले की ये बात है। यानी कि 2020 में जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, तो 2020 से 2000 साल पहले की ये बात है। तो इसे हम लोग बीसी के टर्म में यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था व्हाट डू डेट्स मीन, ये तो कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है।
यानी कि हमारे जो क्लास 6 का हिस्ट्री जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम लोगों ने ख़त्म कर चुके हैं। अब जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।